नाम पढ़ चुके थे, सभी विटामिन बता दिए थे, जल में घुलनशील भी और वसा में घुलनशील भी। ठीक है, तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन अपन पढ़ चुके थे। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इन विटामिनों से होने वाली कमी के बारे में कि भाई कौन सा विटामिन से कौन सी कमी होती है, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए विटामिन B1, पहला विटामिन कौन सा पढ़ा था? पहला कौन सा था? विटामिन B1। नाम क्या था? नाम क्या था? रोग। कभी यहाँ पर अपन लिख रहे हैं कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो विटामिन B1 की अगर कमी की बात की जाए तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा? ये तो बड़ा कॉमन सा है, आपने पढ़ा भी होगा। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी। और ये बेरी जो होती है वो किसका रोग है? ये तंत्रिकाओं का रोग है। किसकी डिसऑर्डर है? तंत्रिकाओं से संबंधित रोग होता है, ये तंत्रिकाओं में होने वाला रोग है। विटामिन B2 का क्या नाम है? विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग चीलोसिस। आप बोलो क्या है ये? चीलोसिस। तो विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? चीलोसिस। और दूसरा है ग्लोसिटिस। समझ में आया? क्या समझ में आया? चीलोसिस और ग्लोसिटिस। तो विटामिन B1 की कमी से अगर देखा जाए तो B1 की कमी से होने वाला रोग तो हो गया कौन सा? बेरी। और विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग हो गया चीलोसिस और ग्लोसिटिस। एक्चुअली चीलोसिस जो रोग होता है, चीलोसिस में क्या होता है? ओंठ के किनारों पर, ओंठ जो है उसके किनारे पर कट लग जाता है, नाक के कॉर्नर पे कट लग जाता है। ठीक है, कई बार आपने महसूस किया होगा, पता नहीं अगर विटामिन B2 की कमी हुई होगी तो, कि नाक के किनारों पे और ओंठ के किनारों पे कट लग जाता है। ठीक है, तो चीलोसिस जो है और नाक के किनारों पर कट जाता है। ठीक है, और बात करें ग्लोसिटिस की, तो ग्लोसिटिस क्या होता है? ग्लोसिटिस जो होता है इसका मतलब है कि छाले हो जाते हैं। ग्लोसिटिस में क्या होता है? ग्लोसिटिस में मुंह में छाले हो जाते हैं। जब मुंह में छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर बी कॉम्प्लेक्स देता है। बी का सोल सुना होगा आपने। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स या बी का सोल देता है उसमें, क्योंकि B2 होता है। ठीक है, B2 भी होता है मतलब। तो ग्लोसिटिस मतलब क्या होता है? मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन B3, इसके बाद कौन सा था? B3 क्या नाम? B3 का नाम नियासिन। और B3 की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। सुना है? सुना है कि सुना है? पेलाग्रा। तो पेलाग्रा जो होता है इसके 3D लक्षण माने जाते हैं। 3D लक्षण होते हैं इसके भाई, 3D सिम्टम्स होते हैं। 3D कौन से? 3D में एक तो हो गया डायरिया पता है? डायरिया जिसमें लूज मोशन कहते हैं, दस्त या पेचिस कहते हैं ना इसको, डायरिया या पेचिस कहा जाता है जिसको। दूसरा जो होता है यहाँ पर वो होता है, तो दूसरा है गर्मेटिटिस। गर्मेटिटिस क्या है? गर्मेटिटिस जो है त्वचा का संक्रमण है। त्वचा का संक्रमण जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गर्मेटिटिस। और तीसरा होता है डेमेंशिया, जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, याददाश्त चली जाती है। मुझे सर हमारी तो रोड जाती है तो आप पढ़ाते हो लेकिन याद ही नहीं रहता। हमने सबसे ज्यादा कमी है इसकी तो, है ना? हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन भी हुआ, अगर ये 3D को ट्रीट ना किया जाए, इन 3D का उपचार ना किया जाए, जो ये 3D लक्षण है, अगर इनका उपचार ना किया जाए तो चौथा D भी हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, एम्स में पूछा हुआ था, और ऐसे छोटे मोटे कहीं भी नहीं, कि अगर पेलाग्रा में 3D का उपचार ना किया जाए तो इसमें 4th D भी हो जाता है। 4th D है डेथ। ठीक है, उसके बाद है B5 से होने वाला रोग जो है बर्निंग फीट सिंड्रोम कहते हैं। बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैरों में जलन होने लगती है, तलवों में जलन होने लगती है बेसिकली। ठीक है, B5 की कमी से। B6 कौन सा है? B6 पायरिडॉक्सिन। B6 कौन सा था? पायरिडॉक्सिन। B6 की कमी अगर हो जाए तो इसमें त्वचा संबंधी रोग होते हैं, इसमें त्वचा संबंधी रोग। इसके बाद कौन सा बताया था? B7 क्या बोलते हैं? बायोटिन। इसमें भी एक तो कमजोर पेशी हो जाती है और त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, त्वचा संबंधी रोग होते हैं। इसके बाद कौन सा पढ़ा था? क्या कहते हैं? B10 को। और जब अपने आरबीसी का परिपक्वन पढ़ा था तब पढ़ा था कि फॉलिक एसिड आरबीसी के परिपक्वन के लिए आवश्यक है। पढ़ा था आरबीसी के परिपक्वन के लिए आवश्यक है। तो मतलब अगर B10 की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाएंगी। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया पढ़ा था सर्कुलेशन में, आरबीसी परिपक्व नहीं होगी तो बड़ी रह जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। उसके बाद क्या पढ़ा था? क्या कहते हैं? B12 क्या है? साइनोकोब्लामाइन। B12 है साइनोकोब्लामाइन। ये भी आरबीसी के परिपक्वन के लिए, अगर ये भी कम हो जाए तो आरबीसी का परिपक्वन नहीं होगा। ये अपने भाषा में भी पढ़ा था। तो कौन सा एनीमिया? मैक्रोसाइटिक है। दूसरा नाम पर्नीसियस। मैक्रोसाइटिक या पर्नीसियस एनीमिया होगा। विटामिन सी क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। कमी B70-20 कैंसर से हुई अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ बताया था, तो उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। विटामिन सी कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा रोग? इसका रोग कौन सा है? स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है, मसूड़ों से आने लगता है। विटामिन ए क्या कहते हैं? कमी से रतौंधी होगा। कमी से क्या होगा? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, क्योंकि आंखों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन ए पर जब अभी पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था कि रेटिनॉल होता है जो विटामिन ए का भी उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन कौन सा पढ़ा था? विटामिन डी। कौन सा? कैल्शियम। अच्छा, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो चाहे हम कितना भी कैल्शियम खा लें वो अवशोषित नहीं होगा। कितना भी कैल्शियम खा लें वो अवशोषित नहीं होगा। तो विटामिन डी जो है बेसिकली वो क्या है? कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। और विटामिन डी नहीं तो कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी शरीर में। ठीक है, तो बच्चों में जो रोग होगा, बच्चों में रिकेट्स होता है जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं उसकी, और वयस्क में
हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसको अपन कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो बच्चों में कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। और वयस्क में कौन सा होगा? ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। विटामिन ई क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। ये असल में त्वचा को भी अच्छा लगता है। आपने कई सारी क्रीम देखी होगी, विटामिन ई युक्त लोशन लगाइए, त्वचा को चमकाइए है। विटामिन ई जो है, एक तो इसकी कमी हो जाए तो जो है असल में इसका मेन रोल जो देखा गया, ठीक है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायता तो करता है, लेकिन इसका रोग ये देखा गया है कि इससे जनन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं कि शुक्राणु और अंडाणु नहीं बन पाते। तो इसमें हाँ बस जनन संबंधी समस्या या जनन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन के क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन। विटामिन के फाइलोक्विनोन। और विटामिन के अपन ने रक्त स्कंदन में पढ़ा था, ध्यान रखो कि विटामिन के स्कंदन कारक बनवाता है प्रोथ्रोम्बिन। याद आया? स्कंदन कारक नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन के बनने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो स्कंदन कारक नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो रक्त का स्कंदन नहीं होगा, तो रक्त स्कंदन विकार हो जाएगा। रक्त स्कंदन नहीं होगा या देर से होगा तो रक्त स्कंदन विकार हो जाएगा। ठीक है, और ये बेकार हो जाएगा। तो ये है इनसे संबंधित रोग। और क्या बचा था इसमें? रोग बता दिए थे क्या? अभी तो रोग भी बचे हुए। कुपोषण बताया था? नहीं बताया। चलो, ये तो विटामिन से संबंधित रोग हो गए। ठीक है, मुझे क्या ऐसा लग रहा है कि बता दिया। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन कुपोषण के बारे में। भाई, कुपोषण जो होता है वो एक तो अति पोषण भी होता है। अति पोषण भाई भर भर के खाना है, भर भर के पोषण मिल रहा है ना, वो भी कुपोषण है। और दूसरा कम मिले तो वो भी होता है। कम मिले तो क्या बोलेंगे? अल्प पोषण कहेंगे क्या? पता नहीं, अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। इंग्लिश तो मैं लिख दूंगा, कुछ हिंदुस्तानी भी बैठे हैं ना यहाँ, और कुछ ऑनलाइन भी बैठे हैं। अंडर न्यूट्रिशन और ये ओवर न्यूट्रिशन, तो दोनों ही कुपोषण है असल में। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन। अच्छा, कल कोई वैसी बात चल रही थी कि कितने किलो कैलोरी एक आदमी को चाहिए। अपन किलो कैलोरी कैलकुलेट, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, करीब 2200 से 2600 2800 किलो कैलोरी चाहिए। वहाँ की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कौन कितना एक्टिव है। ठीक है ना, कुछ लोग घर पे भी सोते हैं, क्लास में भी सोते हैं, उनको सोने को आ जाए, तो उनको उतनी चाहिए कि घर से यहाँ तक आने के लिए और यहाँ से घर तक जाने के लिए। तो अगर 2200 में भी काम चल जाता है, तो कुछ लोग ज़्यादा एक्टिव है, उनका 2500 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। तो अति पोषण से क्या होता है? अति पोषण से होता है, एक तो ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा हो जाता है, और दूसरा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया का मतलब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, फिर उससे संबंधित जो बीमारियां होंगी वो। तो मतलब अत्यधिक अति पोषण से एक तो मोटापा, दूसरा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, और मोटापा फिर आगे दूसरी बीमारियों की जड़ है, और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया भी फिर कई सारी बीमारियां होती हैं उससे। ठीक है, और अल्प पोषण की अगर बात करें तो अल्प पोषण को अपन कहते हैं PEM के बारे में बात करते हैं। सब में यहाँ पर प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, या इसको कहते हैं हिंदी में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ये जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है, ये दो तरह का होता है। इसमें मुख्य रूप दो हैं इसके। एक तो अपन बोलते हैं क्वाशियोरकर, एक है क्वाशियोरकर, दूसरा है मरासमस। क्वाशियोरकर और मरासमस। क्वाशियोरकर और मरासमस में मुख्य अंतर क्या है मैं बताऊं। एक तो ये जो क्वाशियोरकर और मरासमस दोनों ही किसकी कमी से हो रहे हैं? प्रोटीन और ऊर्जा। ऊर्जा मतलब कार्बोहाइड्रेट। भाई डायरेक्ट ऊर्जा में किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, शर्करा से मिलती है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होते हैं? प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन है। ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है। इसमें एक तो है क्वाशियोरकर, एक क्या है? क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर 1 से 5 वर्ष, 1 से 5 वर्ष की आयु में होता है बच्चों को, और जबकि मरासमस जो होता है 1 वर्ष से कम की आयु में होता है, बच्चों में होते हैं जनरली। अच्छा, अब क्वाशियोरकर जो होता है ना, इसमें एडिमा हो जाता है। एडिमा, चेहरे पर सूजन आ जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, चेहरा ऐसा गोल-मटोल सा हो जाता है, बिल्कुल गोल सा हो जाता है। मून लाइक फेस कहते हैं, चांद सा मुखड़ा। हाँ, अब मून लाइक फेस कहते हैं, इसका हिंदी तो चांद सा मुखड़ा ही होता है। देखो है ना, हिंदी पे चांद सा मुखड़ा देख ले, समझ लेना वो एडिमा है, क्वाशियोरकर हुआ है। हाँ, दूसरा मरासमस में जो होता है, झुर्रीदार त्वचा हो जाती है बच्चों में। जैसे वृद्ध अवस्था में झुर्रियां आती हैं, वो झुर्रियां बच्चों में आ जाती हैं। इसको अपन ओल्ड मैन फेस कहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? ओल्ड मैन फेस। जैसे कि वृद्ध अवस्था में झुर्रियां आती हैं, वैसे ही बच्चों में झुर्रियां आ जाती हैं, ओल्ड मैन फेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये है कुपोषण के बारे में इतनी बातें थी। ठीक है, तो चलो नोट कर लो इसमें। अभी इसमें चैप्टर में आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, जो लास्ट के 4-5 बीमारियां हैं ना, बस वो बची हुई है, बाकी चैप्टर खत्म है। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। चलो, अब पाचन संबंधी विकार लास्ट जो है, पाचन संबंधी विकार। अच्छा, इसमें सबसे पहला है जॉन्डिस। जॉन्डिस, या इसको क्या बोलते हैं? पीलिया खा लिया, पीलिया। अच्छा, वेरी गुड। तो जॉन्डिस जो है वो क्या है? पीलिया है ना। तो जॉन्डिस में होता क्या है कि रक्त में जो पित्त वर्णक होते हैं, देखो पित्त वर्णक हमने 2 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो बिलीरुबिन, दूसरा बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो होता है वो पीले रंग का होता है, और बिलीवर्डिन जो होता है वो हरे रंग का होता है। हमें बिलीवर्डिन बहुत कम है, हरे रंग वाला। हमें कौन सा ज्यादा है? बिलीरुबिन। और शाकाहारी जंतुओं में बिलीवर्डिन ज्यादा होता है, हरे रंग वाला, इसलिए उसका मल जो होता है वो हरे रंग का होता है। ठीक है, गाय का गोबर होता है हरे रंग का, नहीं होता क्या? उसमें ये, अब इसमें भी ये, तो मतलब कुछ भी चाहिए तो ऐसा लगा कि गोबर देकर खाई जाओगे, इतने भरे बैठे हुए। तो बिलीरुबिन जो होता है, बिलीरुबिन पीले रंग का होता है, हमें वही ज्यादा। अब ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। असल में जो पित्त वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन हो चाहे बिलीवर्डिन हो, बिलीवर्डिन कम है, बिलीरुबिन ज्यादा है, ये है उत्सर्जी पदार्थ जो मल और मूत्र के साथ निकलते हैं अलग अलग रूपों में। लेकिन अगर किसी कारण से बिलीरुबिन ज्यादा हो जाए
तो बिलीरुबिन का रंग पीला है, तो रक्त कैसा होने लगेगा? पीला। जो शरीर के सफेद भागों में सबसे ज्यादा पहले दिखेगा, जैसे हथेली में, नाखूनों पीले होने लगेंगे, नेत्र गोलक पीला होने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इन भागों में सबसे पहले पीले रंग का जो है असर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसी को हम पीलिया कहते हैं। और भाई रक्त में उत्सर्जित पदार्थ ज्यादा हो गए तो सीधी सी बात है, रक्त में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि उसमें उत्सर्जित पदार्थ भरे पड़े, ठीक है। तो उसी को पीलिया कहते हैं अपन। तो पीलिया में क्या होता है कि रक्त में जो पित्त वर्णक होते हैं, पित्त वर्णक में भी कौन सा मेनली, पित्त वर्णक में भी कौन सा, बिलीरुबिन की अधिकता, ठीक है। अब ये अधिकता किसी भी कारण से हो सकती है। ये अधिकता इस कारण से हो सकती है कि भाई बिलीरुबिन बन ही ज्यादा रहा है, भाई निकल तो रहा है सामान्य रूप से, लेकिन बनने ज्यादा लगा। क्यों बनने ज्यादा लगा? बिलीरुबिन पित्त वर्णक बनते कैसे? हीमोग्लोबिन के टूटने से। भाई हीमोग्लोबिन जब टूटता है ना तो पित्त वर्णक बनते हैं। हीमोग्लोबिन कब टूटेगा? जब आरबीसी, भाई आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का तो है, डेली 1% आरबीसी नष्ट हो रही है, तो उनका हीमोग्लोबिन भी नष्ट हो रहा है, बिलीरुबिन बन रहा है, और वो इतना बन रहा है कि उतना निकल भी रहा है, जिस अनुपात में बन रहा है उसी अनुपात में निकल भी रहा है, तो रक्त में ज्यादा नहीं हो रहा। लेकिन किसी कारण से आरबीसी 1% की जगह 3-4% टूटने लगे, तो भाई ज्यादा बनेगा, निकलेगा तो उतना ही, लेकिन बनने ज्यादा लगा, तो रक्त में ज्यादा होने लगा। रक्त में ज्यादा इस कारण से ज्यादा हो सकता है। एक कारण तो ये, जैसे मलेरिया होता है ना, कई लोगों को मलेरिया के बाद पीलिया हो जाता है, मलेरिया ठीक हुआ 4-5 दिन के बाद पीलिया हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, उसमें हुआ क्यों हो गया? क्योंकि मलेरिया में आरबीसी नष्ट होती है। मलेरिया जब होता है तो उसमें आरबीसी टूटती है, जरूरत से ज्यादा आरबीसी टूट जाती है मलेरिया में। तो मलेरिया में आरबीसी टूटी तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा टूटा होगा, तो उसके कारण से क्या हो गया, उसको पीलिया हो गया, ठीक है। ऐसे ही जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा पीलिया होता है, कभी पीलिया होता ही है उनको। क्यों? क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें आरबीसी तेजी से टूटती है उसमें, तो इस कारण से उसको पीलिया होता है। क्योंकि ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटेगा तो ज्यादा पित्त वर्णक बनेंगे, तो निकल तो उतने ही पाते जितने निकल सकते हैं, बाकी के रक्त में एकत्रित हो जाते हैं। दूसरा कारण यह है इसका होने का कि भाई अपन ने जो पढ़ा था इसके मार्ग में कहीं अवरोध आ जाए। मार्ग पढ़ा था ना इसमें कि भाई यहाँ पित्ताशय में आएगा, पित्ताशय से फिर यहाँ जाएगा, याद आया कोई? फिर यहाँ ग्रहणी में जाएगा, फिर वो मल के साथ बाहर निकलेगा, ऐसा ही था। लेकिन अगर इसके मार्ग में कहीं अवरोध आ जाए, मार्ग में इसका ये मार्ग चल रहा है, यहाँ से आ रहा है, पितर आ रहा है, पितर इसमें यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसके मार्ग में कहीं भी अवरोध आ जाए कभी तो ज्यादा हो जाएगा। बन तो उतना ही रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा, बन ज्यादा नहीं रहा, बन उतना ही रहा जितना बनना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, इसका मार्ग जो है वो ब्लॉक हो गया, अवरोध हो गया, रुकावट आ गई। तो अब क्या हो रहा है, वो निकल नहीं पा रहा। तो निकल नहीं पा रहा तो क्या हो गया कि रक्त में एकत्रित होने लगेगा। जब यहाँ ब्लॉक आ गया तो बन के यहाँ आएगा ही नहीं, जो रक्त से बन के आ रहा था वो आएगा ही नहीं, वो तो रक्त में एकत्रित होता रहेगा, तब भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो मतलब किसी भी कारण से अगर पित्त वर्णक एकत्रित हो जाए रक्त में ज्यादा, तो उसके ऊपर क्या बोलते हैं, पीलिया। और उसको पीलिया उससे बीमारी क्यों? क्योंकि उत्सर्जित पदार्थ रक्त में ज्यादा हो गए, ठीक है। तो इसके दो प्रकार में, चलो अब इतना बता दिया तो नाम लिखने लिख देता हूँ। एक को कहते हैं हीमोरेजिक, हीमोरेजिक भाई इसको हिंदी में भी हीमोरेजिक ही कहते हैं ना, हीमोरेजिक जॉन्डिस होती है, ठीक है, जो किस वजह से होती है, अधिक आरबीसी टूटने के कारण। दूसरी होती है यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, रुकावट आ गई, पित्त के मार्ग में रुकावट के कारण, पित्त के मार्ग में रुकावट आ गई, कोई कुपों का जमा हो गया नलिका में, कोई स्टोन बन गया नलिका में, तो उसकी वजह से अगर ये रुकावट आ जाए तभी जो होती है जॉन्डिस होती है, ठीक है। जॉन्डिस के बाद दूसरा रोग जो अपन पढ़ रहे हैं, दूसरा है वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या बोलते हैं इसको? उल्टी सीधी हुआ मान, तो उल्टी आना, ठीक है। उल्टी आना क्या सबको पता है, ठीक है, तो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है कि लिखो, इसी ने बोला, मुझे पता है ना। तो वोमिटिंग ये क्या हो गया कि भोजन का मुख गुहा से बाहर निकलना। और इसमें मुख्य बात यह है, ये पूछ लेते हैं इसका केंद्र कहां पर होता है। बिल्कुल मैंने इसका केंद्र लिखा था, ये एक प्रकार का प्रतिवर्त है, कपालीय प्रतिवर्त में लिखा था, जिसका केंद्र होता है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क के किस भाग में, मेडुला ओब्लोंगेटा लिखवाया था, वहां देख लेना अगर याद ना हो, ठीक है। तीसरा होता है नौसिया। नौसिया का मतलब किसी का नाम नहीं है ना, नौसिया का मतलब होता है बेचैनी होना। बेचैनी कौन सी वाली? वो मीटिंग की वाली नहीं, कौन सी वाली? हाँ, बेचैनी मतलब जो वोमिटिंग के पहले जिसका ऐसा लगता है कि वोमिटिंग होने वाली है लेकिन होती नहीं, जो बेचैनी सी घबराहट सी फील होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं नौसिया। और डॉक्टर कई बार प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं वोमिटिंग, नौसिया सिम्टम में ऊपर छोटे तो दिखाने को नहीं लिखते, वो उन्हीं को समझ में आता है हालांकि, ठीक है, पर वो लिखते हैं सिम्टम में लिख देते हैं अपने नॉलेज के लिए, कि बाद में जब आए तो पता चले इसको क्या हो रहा था। फिर इसके बाद है डायरिया। डायरिया जिसको कहते हैं पेचिस, दस्त पेचिस। ये क्या है? मल की अनियमित बारंबारता, ऐसे कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कोलोन की, ये नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, जो आगे लिख रहा हूं, कोलोन की तीव्र गति के कारण। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कोलोन की गति तीव्र हो जाती है। कोलोन मतलब बड़ी आंत का भाग। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? जल का। बड़ी आंत में जल का अवशोषण सबसे ज्यादा अगर बात करें तो जल का होता है ना। तो अब जल का अवशोषण होता है, लेकिन कोलोन की तीव्र गति होगी। भाई जो क्रमांकुचन गति है वो तो पूरी खानदान में चलती है सामान्य गति से, लेकिन कोलोन की गति तीव्र हो जाए तो जो अपचित भोजन मल बना रहा है वो जल्दी जल्दी बाहर निकलेगा, और दूसरी बात वो ज्यादा देर तक कोलोन में ठहरेगा नहीं, तो क्या होगा, जो मल निकलेगा उसके साथ जल भी निकलेगा, क्योंकि जल का अवशोषण प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से क्या होता है, कोलोन की तीव्र गति के कारण होता है, और जिसकी वजह से मल कैसा होता है, मल के साथ अधिक जल निकलता है। और दूसरा होता है इसका उल्टा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कब्ज कहते हैं जिसको। ये जो है मल की अनियमित धीमी गति, मतलब इसमें क्या होता है, क्योंकि कोलोन की धीमी गति के कारण। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो कोलोन बड़ी आंत का जो भाग होता है वो सामान्य रूप से जो गति कर रही है कोलोन, उससे भी धीमी गति करने लगती है, गति उसकी लगभग बंदी हो जाती है। तो अब क्या होता है कि अपचित भोजन ज्यादा देर तक रुका रहता है वहां पे, तो जरूरत से ज्यादा जल का अवशोषण हो जाता है, तो मल की आवृत्ति जो होती है वो भी कम हो जाती है, और साथ ही साथ मल कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है इंडाइजेशन।
इनडाइजेशन या जिसको क्या बोलते हैं अपन अपच कहते हैं, इनडाइजेशन या अपच कहते हैं। अपच का मतलब भोजन करना पचना, ठीक है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई? अपच तो सीधी सी बात है, भोजन करना पचना। इसके कारण हो सकते हैं किसी चीज़ का तनाव है, चिंता है, हाँ टेंशन, बिल्कुल टेंशन, और या फिर अधिक भोजन भर भर के खा लिया गले तक, इतना खा लिया कि एंजाइम कम पड़ गए, ठीक है, एंजाइम उतने खा लिया, किसी ने मिल गया फ्री का, ज़्यादा खा लिया तो अधिक भोजन, ठीक है। तीखा, तीखा या मसालेदार भोजन कह सकते हैं, मसालेदार भोजन, हाँ चटपटा, तुम्हें भूख लग रही, मैं समझ गया। फूड पॉइजनिंग, क्या बोलेंगे, विषाक्तता, हाँ खाद्य विषाक्तता, हाँ यही सुनना चाह रहा था मैं। खाद्य विषाक्तता हो गई, या फिर एंजाइम की कमी हो गई, पाचक एंजाइम किसी कारण से कम निकल रहे हैं, उसकी वजह से ये समस्या हो जाती है, कौन सी? अपच, ठीक है। भोजन नहीं बता, ठीक हो गया? नहीं हुआ अभी, रुको। अच्छा मैंने बताया था मुख गुहा में किसका अवशोषण होता है, आमाशय में किसका होता है? आमाशय में अल्कोहल का, सब नहीं बताया होगा, हाँ वो बच गया, मुझे एहसास हो रहा था। अच्छा अब देखो, अपन ने अवशोषण भोजन का तो पढ़ लिया था, तो छोटे मोटे पॉइंट एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं असल में, कि अवशोषण भोजन का तो मुख्य रूप से कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा, ठीक है। तो उसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको अवशोषण, ये अपन कुछ अन्य पदार्थों के अवशोषण की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ अवशोषण मुख गुहा में भी होता है, भोजन का नहीं होता, वो बात अलग है। जैसे कि मुख गुहा में, भाई मुख गुहा में किसका अवशोषण होगा? मुख गुहा में कुछ औषधियों का अवशोषण होता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा, पता नहीं कि हार्ट अटैक वगैरह की दवाइयाँ ऐसी होती है, बीपी वगैरह की जीभ के नीचे रखो अवशोषित हो जाती है। तो कुछ औषधियाँ ऐसी होती है, होम्योपैथिक दवाइयाँ तो होती हैं कहीं, तो औषधियों का जो अवशोषण होता है वो कहाँ देखा जाता है? मुख गुहा, मतलब मुख गुहा के लिए जो बनी है, ऐसा नहीं सारी औषधियाँ मुख गुहा में, ठीक है ना, बोले पानी पी के रहते हो जाते हैं, मुंह में रख लेते नहीं, जो मुख गुहा के लिए बनी है औषधियों का अवशोषण क्योंकि हर भाग में होता है लगभग, जो आमाशय वाली है वो आमाशय में होती है, आंत वाली आंत में होती है, तो औषधियाँ तो कॉमन ही है एक तरह से। उसके बाद आमाशय में आ जाओ, तो आमाशय में अवशोषण होता है, आमाशय में अवशोषण होता है अल्प मात्रा में ग्लूकोज का, थोड़ा बहुत शर्करा, थोड़ा बहुत अल्प मात्रा किसकी? यहाँ पर अल्प मात्रा में जल भी अवशोषित होता है, और अल्कोहल, अल्कोहल मुख्य रूप से, मतलब मुख्य रूप से आमाशय में किसका अवशोषण होता है? अल्कोहल का, ठीक है। फिर छोटी आंत, तो छोटी आंत में किसका अवशोषण है? छोटी आंत में भाई भोजन का अवशोषण है, सारे लगभग सभी भोजन छोटी आंत में अवशोषित होते हैं, थोड़े थोड़े कुछ होकर, और जल का अवशोषण होगा। और बड़ी आंत में खनिज, लवण और जल, जल यहाँ मुख्य रूप से, मुख्यतः जल का होता है सबसे ज्यादा जल। अच्छा आप देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि जल का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? जल का सबसे अधिक अवशोषण होता है छोटी आंत में। और क्वेश्चन ये आता है कि बड़ी आंत में सबसे अधिक अवशोषण किसका होता है? तो जल का। दोनों समझ में आया? जल का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। लेकिन क्वेश्चन ये है बड़ी आंत में सबसे ज्यादा अवशोषण किसका होता है? जल का। दोनों में अंतर आया ना समझ कि जल का सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में, और बड़ी आंत में सबसे ज्यादा अवशोषण किसका होता है? जल का होता है। जिसको अभी भी नहीं आया तो 1-2 साल वेट करो, आएगा। लिख भी देता हूं, चलो यहाँ पर जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है कहाँ? नहीं, मैं कोई गलत लिख रहा हूं, छोटी आंत में। और बड़ी आंत में सर्वाधिक अवशोषण किसका है? जल का। दोनों अलग अलग बातें भाई, कि भाई जो छोटी आंत में जल आया तो हमारा 70-80% जल तो छोटी आंत में अवशोषित हो लिया। अब जो 10-20% आया बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में सबसे ज्यादा कौन क्या अवशोषित होता है? तो जल होता है। खनिज और लवण की तुलना में किसका अवशोषण होता है? तो दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों लाइनें अलग है। अब दोबारा मत पूछना क्या। हाँ ये चैप्टर खत्म हो गया भाई, यहाँ पे चैप्टर खत्म है, ठीक है चैप्टर। हाँ लिख करो, पूरे चलो खत्म करो भाषण क्या। अगले लेक्चर में अच्छा मॉड्यूल की 2-3 फर्स्ट एक्सरसाइज में करना, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर तो खत्म, ठीक है। मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे अपन, 2-3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे लेकिन, ठीक है। और चैप्टर कंप्लीट है और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन। युवुला के बारे में नहीं बताया था क्या? नहीं, युवुला के बारे में एक्चुअली, हाँ युवुला में क्या था तो उसमें ज्यादा बताने का था नहीं, मैं बता देता हूँ। फिर भी एक लाइन तो थी कि युवुला जो होता है ना, जो यू आकार की संरचना लटकी होती है, मैंने पढ़ा था युवुला, वो क्या करती है? नासा छिद्र को जब अपन भोजन को निगलते हैं, भोजन को निगलते समय देखो युवुला जो होता है, अपन ने यहाँ पर देखो मुख गुहा के बारे में पढ़ा था, यहाँ से कुछ इस तरीके से बनाया था अपन ने, यहाँ पर नासा मार गई है, ठीक है। यहाँ से मुख गुहा खुल रही है, यहाँ पर एक यू आकार की संरचना लटकी हुई है, इसी को कहते हैं ना युवुला, या दूसरा नाम वेलम पैलेटाई, युवुला या वेलम पैलेटाई। जब हम भोजन को निगलते हैं, जब हम भोजन को निगलते हैं तो होता क्या है? उस समय ये युवुला ऊपर की तरफ उठ जाता है और फिर नाक में भोजन नहीं जाने देता। फिर भोजन निगलते हैं तो नाक का छिद्र भी तो है ग्रसनी में, तो भोजन नाक में भी तो जा सकता है, लेकिन नाक में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये युवुला जो है निगलते वक्त ऊपर उठ जाता है और नासा छिद्र को बंद कर देता है। ये इस तरह से ऊपर उठकर क्या करेगा? इस नासा छिद्र को बंद कर देगा, तो भोजन सीधे इसोफेगस। और यहाँ पर एक ढक्कन होता है एपिग्लॉटिस, वो ट्रेकिया को बंद कर देगा। ये ढक्कन क्या कहलाता है? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस ट्रेकिया को बंद कर देगा, ये नासा छिद्र को बंद कर देगा, तो भोजन कहाँ जाएगा? भोजन केवल इसोफेगस में जाएगा। इसलिए अच्छा देखो, जब अपन निकलते हैं तो युवुला ऊपर उठ जाता है और नासा छिद्र को अंदर से बंद कर देता है। इसलिए जैसे ही हम निकलते हैं हमारी सांस रुक जाती है। आप निकल के देखो, उस क्षण के लिए आपकी सांस रुक जाएगी, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा कुछ हिलाओ तो तब निकलेंगे, वैसे ही निकल के देखो, तो जैसे ही आप निकलोगे उस क्षण के लिए सांस रुकेगी आपकी। क्यों रुकी? क्योंकि जैसे ही आपने निकला ना, युवुला उस क्षण के लिए कहाँ हुआ? ऊपर, इसलिए आपकी सांस रुकी है वहाँ, ठीक है। तो जब निकलते हैं तो युवुला नासा छिद्र को बंद कर देगा, एपिग्लॉटिस ट्रेकिया को बंद कर देगा और भोजन सीधे कहाँ जाएगा? इसोफेगस में जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये था युवुला का काम, और एपिग्लॉटिस भी बताना था। बाकी और कुछ नहीं, लिखने वाली कोई बात इसमें है नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बोला है।